Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about journal entries. Today we will sum up our chapter and discuss how can we identify the mistakes in our journal entries. अब तक हमने देखो जर्नल एंट्रीज के डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स को रीड किया कि किन किन आइटम्स के साथ हमने कैसे डील करना है, कैसे उनकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो अब अगर हमें कोई रॉन्ग जर्नल एंट्री दे दी जाए तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसमें क्या रॉन्ग है, क्या मिस्टेक है उसके अंदर, क्योंकि हमें तो राइट करना आता है ना ट्रीटमेंट। तो अब आपका जो न्यूमेरिकल होगा उसमें जर्नल एंट्रीज आपको ऑलरेडी बना करके दी गई हैं और उसकी स्टेटमेंट ना दे करके आपको उसकी नरेशन ब्रैकेट में दे दी गई है, एंट्री के नीचे नरेशन दे दी गई है। तो नरेशन को ही स्टेटमेंट मानते हुए आपने नरेशन पढ़नी है और फिर देखना है कि क्या उसकी जर्नल एंट्री सही बनी हुई है या उसमें कोई मिस्टेक है, क्योंकि हमें अगर राइट प्रोसीजर पता है तो हम गलती पहचान जाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ मेरे पास इलस्ट्रेशन है 28 इन माय बुक। आपकी बुक में आप वेरीफाई कर लीजिएगा किस नंबर पर है। तो यहाँ आपसे स्टेटमेंट में कह रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट, कि हर एक केस में नरेशन करेक्ट है एकदम। ऊपर का जर्नल एंट्री में शायद कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो हम रीड आउट करते हैं और मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके और उसकी जो करेक्ट जर्नल एंट्री है उसको पोस्ट कर देंगे। तो आपको बोल रहा है 2017 अप्रैल 3 जर्नल एंट्री इन्होंने जो भी बनाई है पहले उसकी स्टेटमेंट के तौर पे जो नरेशन दी गई है उसको रीड कर लें। परचेज ऑफ मशीनरी एंड पेमेंट फॉर इट्स कैरेज, एक मशीनरी परचेज की है और उसका कैरेज का मतलब होता है किराया, उसको लेकर के आने का जो भी किराया आपका लगता है दैट इज कैरेज, वो आपने पे किया है। अब उसकी कहता है मैंने ये जो जर्नल एंट्री बुक में बनाकर आपको दे रहा है, कह रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम सोचें अगर कि मशीनरी परचेज हुई है, गुड्स तो परचेज नहीं हुई है ना, कोई स्टॉक तो परचेज नहीं हुआ है कि मैं परचेज अकाउंट लूँ, ये तो हमें ध्यान है। परचेज अकाउंट तो तभी हम लिखते हैं जब हम गुड्स को परचेज करें। मशीनरी तो हमारी एसेट है, जब एसेट परचेज की जाती है तो उस एसेट को ही डेबिट किया जाता है, यानी मशीनरी परचेज हुई थी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था। परचेज अकाउंट का यूज़ तो तब करते जब गुड्स परचेज होती। नंबर 1 तो ये पता लग गया। नंबर 2, मशीनरी के ऊपर हमने कहा था कि जब हम परचेज करते हैं तो उस पर जो भी खर्चा होता है उसको लगवाने का, उसको लेकर के आने का कोई किराया वगैरह, वो मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। यानी मशीनरी अकाउंट, मशीनरी हमारी अगर 40,000 की है, जैसा कि यहाँ मेंशन है ये परचेज अकाउंट के सामने कि परचेज 40,000 की है और 2,000 का हमारा कैरेज है, तो वो भी मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होगा कि 42,000 की मशीन मैं मानूंगी कि मैंने खरीदी है। अलग से कैरेज अकाउंट नहीं लेना। कब नहीं लेना? जब कोई एसेट परचेज करो, गुड्स वगैरह परचेज करोगे उनके लिए कोई कैरेज पे करो तो तब कैरेज अकाउंट खुलेगा। मशीन के केस में या किसी भी अदर एसेट के केस में जो भी खर्चा उनको लाने का ले जाने का होता है वो उस एसेट में ही ऐड करना होता है। तो डेट लिख देते हैं हम यहाँ पर अप्रैल 3। तो मेरी जर्नल एंट्री यहाँ क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी थी मेरी 40,000 की, 2,000 का मैंने कैरेज भी पे किया। आई रिपीट, जब कोई एसेट आप लोगे, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, कोई भी और आपने एसेट ली, उस पर जो भी खर्चा होगा उसको लेकर के आने का या उसको लगवाने का, वो उसी में ऐड करके इकट्ठी एंट्री बनेगी। यहाँ 42,000 की मशीन आपको पड़ गई और आपने 42,000 रुपीज़
कैश अकाउंट के थ्रू पे कर दिए। तो वही की वही सेम जो नरेशन थी वो हम यहाँ पोस्ट कर देंगे। हमारी नरेशन मतलब राइट कर देंगे आप, द परचेज ऑफ मशीनरी एंड द पेमेंट फॉर इट्स कैरेज। तो हमारी नरेशन करेक्ट है, हमें ऑलरेडी बता ही दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारी अप्रैल 5 की देखते हैं इन्होंने क्या एंट्री हमें दी है और वो करेक्ट है या उसमें कोई मिस्टेक है। ऐसा भी होगा कुछ केसेस में करेक्ट भी हो सकता है, दी होंगी एंट्रीज आपको। नेक्स्ट कहता है, नरेशन रीड करूंगी पहले मैं। गुड्स परचेज्ड फॉर 25,000 एंड कैरेज पेड 200 रुपीज़। गुड्स परचेज की हैं, परचेज अकाउंट ले रहा है, करेक्ट। और कैरेज जो उसने पे किया है 200 का, वो भी इसने परचेज अकाउंट से डेबिट कर दिया। यहाँ गलत हो गया, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं उस केस में अगर हमने कोई कैरेज वगैरह पे किया तो उसके लिए कैरेज अकाउंट अलग से ओपन होता है। उसको हम गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, उसको जो लेकर के आने का खर्चा है वो अलग से एक्सपेंसेस अकाउंट कह लो या कैरेज अकाउंट कह लो, उसके थ्रू शो करना है। ये जो होता है ना कि एसेट में जोड़ दें, वो सिर्फ एसेट तक का रूल है कि एसेट में जोड़ते हैं उसको, लेकिन परचेज अकाउंट में नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ ये एंट्री इसलिए गलत है कि परचेज अकाउंट में आपने सिर्फ आपकी जो गुड्स हैं 25,000 की उसकी एंट्री करनी है। 200 का जो कैरेज है उसके लिए आपने ओपन कर लेना है कैरेज अकाउंट, और यहाँ टू कैश अकाउंट के थ्रू हमने टोटल पैसे पे कर दिए। कंपाउंड एंट्री बन गई, 2 अकाउंट डेबिट के हो गए, एक हमने कैश अकाउंट के थ्रू इकट्ठा पे कर दिया। पे तो कैश से ही होना था। सेम नरेशन दे देंगे कि जो हमारे को मेंशन थी नरेशन, गुड्स परचेज्ड फॉर 25,000 एंड कैरेज पेड 200 रुपीज़। यहाँ पे हो गई एंट्री क्लोज। नई जो हमारी अगली एंट्री है वो है अप्रैल 10 की। तो अप्रैल 10 पे देखते हैं क्या हमें स्टेटमेंट है और क्या हमारी एंट्री बनाई है इन्होंने। तो यहाँ नरेशन में कहता है, सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स फॉर 1200 रुपीज़ एंड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर 200 रुपीज़। हमने ओल्ड चेयर्स और ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा है और उसके बदले जो है आपको ये 1200 और 200 रुपीज़ मिले हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या जर्नल एंट्री बनाई है, 2 सेल्स अकाउंट और 2 न्यूज़पेपर अकाउंट। अब आप देखिए, सेल्स अकाउंट का यूज़ तो तब होता जब हम कोई गुड्स बेचते अपनी। गुड्स तो नहीं बेची ना हमने, हमारी बिजनेस की जो मेन आइटम, जो हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो गुड्स होती हैं, वो बेचते तो सेल्स अकाउंट के थ्रू कहते हैं कि हमने बेचा है, तो सेल्स अकाउंट। यहाँ तो आपने ओल्ड चेयर, कोई पुरानी चेयर्स थी आपके पास, फर्नीचर पड़ा होगा, और ओल्ड न्यूज़पेपर्स ये बेचा है, तो इनके लिए तो अलग से अकाउंट ओपन होंगे, गुड्स तो नहीं है ये मेरी, तो सेल्स अकाउंट के थ्रू एंट्री नहीं होगी। जो चेयर्स बेची हैं वो आपका फर्नीचर था, तो फर्नीचर खरीदते हो तो डेबिट करते हो, सेल होता है फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना है, यानी सेल्स अकाउंट की जगह आपने लिखना है टू फर्नीचर अकाउंट, जहाँ से आप चेयर्स का अमाउंट की एंट्री कर दोगे कि मेरी इतने की फर्नीचर या चेयर्स सेल हो गई, और जो न्यूज़पेपर से आपको इनकम हो रही है उसको न्यूज़पेपर अकाउंट से लिखने की बजाय आप लिख दो मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम का मतलब होता है जो मिक्स्ड सी इनकम होती है ना, छोटे मोटे पर्पस से मुझे कहीं से हो गई, तो मिसलेनियस मतलब एक मिक्सचर इनकम का। तो यहाँ आपके पास जो कैश आ रहा है इस केस में वो कितना टोटल कैश आ रहा है, 1200 आ रहे हैं आपको फर्नीचर या फिर जो चेयर्स हैं उसको बेच के, 200 रुपीज़ न्यूज़पेपर के, तो 1400 रुपीज़ आपको टोटल कैश रिसीव हो रहा है। कैश पे रूल क्या लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ गया डेबिट कर दो। टू फर्नीचर अकाउंट के थ्रू चेयर्स की वैल्यू को देख लेंगे कितना, चेयर्स की वैल्यू है 1200। दूसरा अकाउंट कौन सा लिखेंगे यहाँ पर, मिसलेनियस इनकम अकाउंट, तो मिसलेनियस इनकम है आपकी 200 रुपीज़।
यहाँ पर आप नरेशन दे देंगे, वही की वही सेम नरेशन, सेल ऑफ ओल्ड चेयर @1200 एंड न्यूज़पेपर जो है वो @200 और ये आपका हो जाएगा क्लोज यहाँ पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी। कहता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राकेश विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर। राकेश से कुछ पैसा आपको रिसीव हो रहा है, उसको आपने बैड डेप्ट मान के, यानी मेरा पैसा डूब गया ये मान के, बैड डेप्ट मतलब पैसा डूब जाना, जब हमने किसी से पैसा लेना हो और वो मना कर दे तो पैसा समझो आपका डूब गया, दैट इज बैड डेट्स। तो वो आपने बैड डेट मान के उसको राइट ऑफ कर दिया कि खत्म है, अब मेरे को राकेश नहीं देगा। तो जब तक पहले पिछले साल तक राकेश आपकी बुक्स में पहले डेबिट होगा, आपने उसका अकाउंट क्रेडिट करके उसका हिसाब क्लियर कर दिया, भी ये नहीं देगा। अब उसने आपको पैसा दिया है तो आप तो उसका अकाउंट बंद कर चुके हो अपनी बुक्स में, तो अब दोबारा से राकेश का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि आप पिछले साल ही राइट ऑफ मतलब ख़त्म करना, राकेश के नाम को आपने क्लोज कर दिया। तो अब अगर राकेश आपको पैसा दे रहा है कैश अकाउंट में, तो आपको पैसा रिसीव की एंट्री आप करोगे, लेकिन राकेश को क्रेडिट नहीं कर सकते, वो आप पिछले साल ही जब उसका अकाउंट क्लोज किया था तब कर चुके हो। तो अब आपने जो क्रेडिट करना है वो करना है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कि मेरा डूबा हुआ पैसा मुझे रिकवर हो रहा है। तो आपने एंट्री डालनी है कि कैश मेरे पास आ रहा है 3500 से डेबिट होगा, ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और ये एंट्री हो जाएगी 3500 से। सेम टू सेम जो नरेशन थी वो नरेशन आप यहाँ मेंशन करेंगे, जो गिवन नरेशन थी हमें वही राइट है नरेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी एंट्री पर। नेक्स्ट में कह रहा है कि आपने जो है ना वो गुड्स कॉस्टिंग 2000 गिवन अवे एज चैरिटी, उनको आपने जो है वो चैरिटी में दे दिया। तो ठीक है, आपने चैरिटी में दिया, बहुत इजी एंट्री अभी पहले कर ही चुके हैं। इन्होंने कहा है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चैरिटी का अकाउंट तो डेबिट होगा कि आपका लॉस हो रहा है, आपकी गुड्स कम हो रही हैं, बट सेल तो नहीं की ना हमने गुड्स, सेल्स अकाउंट कैसे ले लेंगे? सेल तो नहीं की गुड्स, बल्कि परचेज किया हुआ स्टॉक आपका कम हो गया क्योंकि आपने फ्री में चैरिटी कर दी। चैरिटी मतलब दान कर देना। सेल तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ बेची तो नहीं है, फ्री में दान दिया है। तो यहाँ आप सेल्स अकाउंट नहीं ले सकते, आपको ये मानना है कि मेरी परचेज की हुई गुड्स कम हो रही हैं। तो कम हो रही हैं तो परचेज अकाउंट में जब परचेज किया था तो उसको डेबिट करते थे, अब बल्कि मेरे परचेज अकाउंट से गुड्स निकल करके जा रही हैं, तो उल्टा कर दो, आप लिख दो टू परचेज अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो। वो ये शो करेगा कि परचेज की हुई गुड्स आपकी कम हो गई, बिना सेल किए गुड्स आपकी जो है वो कम हो गई। अप्रैल 19 की एंट्री है ये हमारी। तो यहाँ चैरिटी अकाउंट, चैरिटी आपका जो है वो एक तरह से लॉस ही हो गया गुड्स का, क्योंकि आपने फ्री में बांटी हैं 2000 की, और मेरी परचेज किए हुआ जो स्टॉक पड़ा था गोदाम में उसमें से बांटी है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करूंगी कि भाई मेरा परचेज किया हुआ सामान कम हो रहा है। तो एंट्री कर देंगे, नरेशन दे देंगे यहाँ पर जो मेंशन थी, और ये यहाँ क्लोज। अब लास्ट एंट्री में कहता है आपको पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स, कि आपने जो है वो इनकम टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स का पेमेंट किया है। तो इनकम टैक्स है आपका 5000 का, सेंट्रल सेल्स टैक्स है 7000 का। अभी जैसे जीएसटी लगता है, ये पहले का आपको बता रहा है कि सेंट्रल का सेल्स टैक्स आपने 7000 पे किया है। अब यहाँ एक नॉलेज की बात सुन लें हम, कि जो इनकम टैक्स होता है वो आपकी पर्सनल इनकम के ऊपर लगता है। इनकम टैक्स जो होता है वो आपकी पर्सनल इनकम पर लगता है, जितना आपने अर्न किया। तो अगर अपनी इनकम के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपने ये मान के चलना है कि वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, बिकॉज आप अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर कोई टैक्स भरना चाहते हो। तो इनकम टैक्स जो है वो
उसके लिए आपने यूज़ करना है ड्रॉइंग्स अकाउंट। यहाँ पर ये चीज़ हम क्लियर हो जाएं कि इनकम टैक्स जब हम पे करते हैं तो वो हमारा पर्सनल खर्चा है, क्योंकि पर्सनल इनकम के ऊपर हो रहा है पे, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है ड्रॉइंग्स अकाउंट। इसी तरह से जैसे लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम पे कर दो तो वो भी ड्रॉइंग्स का पार्ट है, ड्रॉइंग ही मानना है, क्योंकि पर्सनल लाइफ के इंश्योरेंस के लिए आपने कोई जो है वो प्रीमियम पे किया, वो भी करोगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट के थ्रू पे होगा। इनकम टैक्स भी ड्रॉइंग्स अकाउंट के थ्रू पे होगा। तो यहाँ पर अब एंट्री कर दो, इसने इनकम टैक्स अकाउंट लिया है, आपने उसको ठीक करके ले लेना है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और जो सेंट्रल सेल्स टैक्स का अकाउंट है वो ठीक लिया हुआ है, मतलब वो यही डेबिट ही होना था, क्योंकि और तो उसकी जगह यूज हो नहीं सकता, सेंट्रल सेल्स टैक्स का सेम ही रहेगा। और ड्रॉइंग अकाउंट का इसकी जगह सेंट्रल सेल्स टैक्स की जगह आप चाहो तो आप जीएसटी लिख सकते हो, या आप जैसे आईजीएसटी लिख सकते हो, जो इंटीग्रेटेड आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, वो आज की करंट सिचुएशन है हमारी। और टू कैश अकाउंट के थ्रू हमने जो है वो 12,000 रुपीज़ पे कर दिए। तो ये था आपका करेक्शन एंट्रीज का। ये तभी हम लोग कर पाएंगे जब हम एंट्रीज को डीपली अच्छे से समझ गए हैं कि हमें कैसे करना है। सो अब प्रैक्टिस करें, चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। जितना हो सके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें और अपने डाउट्स को आप जूम लाइव क्लास पर आएँ और डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।